हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 34 ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। और आज के इस लेक्चर से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एलोकेशन। जब हमने अपने मैक्रोइकोनॉमिक्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो हमने समझा था कि किसी भी देश की जो नेशनल इनकम होती है, उस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या कॉम्पोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या कॉम्पोनेंट लगते हैं। तो सबसे पहले हमने उसके अंदर जो कंजप्शन पैटर्न होता है, हमने उसको चेक किया था। कंजप्शन से रिलेटेड हमने बहुत सारी थ्योरीज को पढ़ा था। अब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर हम किसी भी नेशनल इनकम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, वो क्या रोल प्ले करती है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कंजप्शन जो थी, जितने भी हमने इससे पहले लेक्चर्स कवर किए हैं जिसके अंदर हमने कंजप्शन के बारे में जाना है, उसके अंदर हम हमेशा जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती थी, हम उसको कांस्टेंट मान के चलते थे। अगर आपको ध्यान हो तो हम मानते थे कि ये सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो कि हमारे मॉडल के परिधि से बाहर है। तो जितने भी हमने कंजप्शन के मॉडल पढ़े थे, उसके अंदर हमने क्या माना था, हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे इस मॉडल से बाहर है। मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो प्री डिसाइडेड है, वो चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं है, वो हमारे आने वाले टॉपिक्स के अंदर आपको पता लगेगा। मेरा नाम है सी अंकित कैन, और मेरे मैक्रोइकोनॉमिक्स की सीरीज के अंदर हम मैक्रोइकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के अंदर हम ये जानें कि इन्वेस्टमेंट हमारे नेशनल इनकम के अंदर एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि हमारे देश की नेशनल इनकम को गाइड करता है। कंजम्पशन तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, और कंजम्पशन से रिलेटेड थ्योरीज अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे इससे पहले वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने एक्सटेंसिवली बहुत सारे कंजम्पशन की थ्योरीज को कवर किया है। अब सबसे पहली चीज हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में ये पता होनी चाहिए कि भाई इन रियल लाइफ इन्वेस्टमेंट जो है, इट इज नॉट कांस्टेंट। वो कांस्टेंट फैक्टर नहीं है, वो चेंज होता रहता है बहुत सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। नाउ व्हाई इज इन्वेस्टमेंट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ नेशनल इनकम? ऐसा क्यों है? आप ये जान लीजिए, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर देयर इज हाई इंक्रीज और डिक्रीज, तो इससे हमारी जो इकोनॉमिक साइकिल है, उस पर भी फर्क पड़ता है। हमारी इकोनॉमिक साइकिल क्या है, जिसको हम बोलते हैं रिसेशन या डिप्रेशन। रिसेशन भी बोल सकते हैं हम। तो जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन या डिप्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल हमारी इन्वेस्टमेंट भी प्ले करती है। अब जब भी हम इन्वेस्टमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन की बात करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक ही लिमिटेड नहीं रहती। उसका इम्पैक्ट हमें हमारी कंट्री के अंदर होने वाली प्रोडक्शन के अंदर भी देखने को मिलता है। अगर हमारे देश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, उस एम्प्लॉयमेंट लेवल दैट इज बोथ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर भी हमें वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जिस दाम पे हमारे यहाँ पे चीजें बिक रही हैं, जिसको हम प्राइस लेवल बोलते हैं, उसके अंदर भी हमें इन्वेस्टमेंट का रोल देखने को मिलता है कि हाउ अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेस चेंज इन द प्राइस लेवल। और उसके साथ साथ अगेन, बिकॉज इंडिया इज नाउ अ ओपन इकोनॉमी, इंडिया अभी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। हम फॉरेन ट्रेड भी करते हैं, बाहर के देश हमारे यहाँ से खरीदते हैं तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और हम बाहर के देशों से खरीदते हैं तो हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड के ऊपर भी हमारे इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जब हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ी थी नेशनल इनकम के अंदर, अगर आपको याद हो, इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो हमने बहुत सारे नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स पढ़े थे। एक बार आप उन्हीं कंपोनेंट को यहाँ पे एक बार वापस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज बिजनेस इन्वेस्टमेंट? आपको नाम से पता लग रहा होगा, वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेसेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो करती है। आप एक बिजनेस क्यों इन्वेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि बिजनेस इन्वेस्ट करती कहाँ पे है। प्लांट के अंदर, मशीनरीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, बिल्डिंग खड़ी करने के अंदर। द पॉइंट इज व्हाई डू अ बिजनेस इन्वेस्ट? कोई भी इंडिया के अंदर जो बिजनेस है वो चल रहा है एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर्पस के लिए। ये सारी की सारी प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज होती है। अगर कोई इंडिविजुअल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रियल एस्टेट इज अगेन अ कंपोनेंट ऑफ माय इन्वेस्टमेंट, बट ये इन्वेस्टमेंट इज पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द इंडिविजुअल। हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? हम इन्वेस्ट करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर। नाउ व्हाई डज अ इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी? इंडिया के अंदर जो घर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इंसान के। आपको अगर सोशल लेवल जानना है, तो एवरीबडी वांट्स टू हैव हिज ओन हाउस। बेशक वो छोटा ही घर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका अपना है, तो देयर इज अ सेंस कि भाई उसके पास कुछ कैपिटल है। तो देश के अंदर जो दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट का, वो आता है रियल एस्टेट के अंदर। और इसके बाद जो बिजनेसेस है, वो अपनी इन्वेंट्री के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। सो देयर इज इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इन्वेंट्रीज ऑल्सो। बिजनेस इन्वेंट्रीज मतलब जो आपके पास स्टॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि
बिजनेस का काम क्या है? स्टॉक खरीदना, उसको प्लांट मशीनरी फैक्ट्रीज के थ्रू पास ऑन करना और फिर एंड में एक फिनिश गुड्स बनाना। तो बिजनेस की जो इन्वेंट्रीज है, इन इन्वेंट्रीज के ऊपर की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक मेरे इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है। ये तीनों चीजें नहीं आपको नई नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इसको कवर कर चुके हैं और अच्छी तरह हमने इनको कवर किया है। नाउ जो प्राइमरी क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड कि भाई सबसे पहले तो लेट्स ड्रिल डाउन, व्हाट डू वी मीन बाय इन्वेस्टमेंट? हमारा इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या है? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का मोटा मोटा पर्पस है कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं, स्पेंडिंग मनी। और आपको मैं एक और बात बता दूं, हमारी इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट थ्योरी के अंदर जो हमारा प्राइम फोकस रहेगा वो रहेगा बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अंदर। हालांकि उसको हम वापस फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स कम बैक टू व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। जब भी हम हमारी इकोनॉमी में बात करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट है क्या, तो हम बोलते हैं कि भाई स्पेंडिंग मनी। नाउ वेयर डू वी स्पेंड मनी? वी स्पेंड मनी टू एक्वायर सम एसेट्स, एक्वायरिंग फिजिकल एसेट्स। लेकिन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है खाली फिजिकल एसेट्स तक लिमिटेड नहीं रहती, हम फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं। एंड देन वी हैव द ह्यूमन एसेट्स और ह्यूमन रिसोर्स एसेट्स। फिजिकल एसेट से हमारा क्या मतलब है? जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल लिया था लैंड का, प्लांट का, मशीनरी का, ये सारी क्या है? हमारी फिजिकल एसेट्स है। व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स? अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने किसी कंपनी को लोन दे रखा है, डेट दे रखा है, या आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर रखे हैं, ये सारी क्या है? ये फाइनेंशियल एसेट्स है। एंड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स एसेट्स? ह्यूमन रिसोर्स एसेट्स क्या है? या ह्यूमन कैपिटल भी आप इसको बोल सकते हैं। जब आप किसी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, व्हेन यू इन्वेस्ट योर एजुकेशन, व्हेन यू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, ये सारी क्या है? ये आप अपने ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। So when we talk about investment, investment is nothing but spending money to acquire some physical asset, financial asset और human capital. Physical asset के एग्जांपल आप देख लीजिए, लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, लैपटॉप है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं। फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर स्टॉक है, डेट है, डिबेंचर्स है। ह्यूमन कैपिटल के अंदर आपकी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गई, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गई। अब हमारा यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा फोकस है वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा रहेगा। तो वी आर मोर इंटरेस्टेड कि जब आप फिजिकल एसेट परचेज करते हैं या फाइनेंशियल एसेट परचेज करते हैं तो उसका आप कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं। एंड अगेन बिकॉज यहाँ पे बिजनेस इम्पोर्टेंट है, तो इन दोनों पे इन्वेस्ट करने का जो पर्पस है वो पर्पस हमें क्लियर होना चाहिए। पर्पस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसलिए वो आप क्या कर रहा है? आपके इस एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। बिफोर वी फर्दर गो इनटू द टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो पता होनी चाहिए बिफोर वी गो एनी फर्दर। जो सबसे बेसिक डिस्टिंक्शन है या जो सबसे पहला प्राइमरी डिस्टिंक्शन हमें पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि एक कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे नॉट नो हाउ डू यू डिफाइन कैपिटल एंड हाउ डू यू डिफाइन इन्वेस्टमेंट, आर दे द सेम थिंग और आर दे डिफरेंट? तो सबसे पहले हम ये बता दें कि ये दोनों के दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एक पीरियड या फ्लो कॉन्सेप्ट है। नाउ बिफोर वी गो एनी फर्दर, आपको स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब भी हम एट अ पॉइंट इन टाइम, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है? पॉइंट इन टाइम, कि उस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, वो हमारी कैपिटल है। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करता है एक पीरियड ऑफ टाइम, कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, जो कि यूजुअली 1 ईयर का होता है। आई एम श्योर कि अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड है या कॉमर्स से रिलेटेड बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि हमारी जितनी भी अकाउंटिंग है या जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है, बजट ईयर है, वो सारा 12 महीने का पीरियड होता है, 1 साल का पीरियड होता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट को पढ़ा जाता है एक पीरियड कॉन्सेप्ट, कि भाई मैंने 1 साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया। स्टॉक ऑन दी अदर हैंड इज अ पॉइंट इन टाइम कॉन्सेप्ट, कि भाई मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि 31 मार्च मेरे पास कितने लैपटॉप पड़े हैं, मेरे पास कितनी लैंड पड़ी है, मेरे पास कितने प्लांट्स एंड मशीनरीज पड़ी हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, कभी ना कभी तो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की होगी। तो जब आपने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करी होगी, जिस साल आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा। एक बार आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, तब आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, दैट विल बिकम योर कैपिटल। सो जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी कैपिटल क्रिएशन में हेल्प करता है। तो अगर कैपिटल हम अपनी इकोनॉमिक रिसेशन के अंदर उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम श्योर आपको ये पता होगा। तो जो डेल्टा की है
उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, और इन शॉर्ट हम उसको कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी कैपिटल में एक साल में जितना चेंज आया, मान लीजिए मेरे पास 2 लैपटॉप थे, तो मैंने तीसरा लैपटॉप परचेज कर लिया, तो इस साल के एंड में जो वो 3 लैपटॉप है वो मेरी कैपिटल है। लेकिन जो उस एक लैपटॉप के ऊपर मान लीजिए मैंने 50,000 रुपीज का खर्चा किया है, तो फॉर दैट ईयर माई इन्वेस्टमेंट इन लैपटॉप इज 50,000। सो आई एम श्योर कि आपको कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के अंदर डिफरेंस सर में आ गया होगा। जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पर पीरियड ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट है, और वो पीरियड ऑफ टाइम यूजली क्या होता है, 12 महीने का पीरियड होता है, 1 साल का पीरियड होता है। दूसरा डिस्टिंक्शन है जो हमें पता होना चाहिए थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए, वो आता है ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। आई एम श्योर कि काफी लोगों को ये दोनों टर्म ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट टर्म थोड़ा फेमिलियर लग रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको अपने नेशनल इनकम के टॉपिक्स के अंदर इसको ब्रीफली हमने टच किया है, डिस्कस किया है। तो जब भी हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि आपने टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया है, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्वायरिंग दैट कैपिटल, उस कैपिटल को एक्वायर करने के लिए आपने कितना खर्चा किया है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल पर टाइम इन यूनिट। अगर आपने 50 लैपटॉप खरीदे हैं तो वो 50 लैपटॉप क्या है, आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत अकाउंटेंसी पढ़ी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई कैपिटल एसेट का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये यूज मशीनरी, यूज लैपटॉप, तो हम उसके ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन अपने में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जनरली डेप्रिसिएशन एक कॉस्ट है ऑफ यूजिंग द एसेट। बिकॉज हम उस एसेट को यूज कर रहे हैं तो उस एसेट के अंदर बहुत सारे वेयर एंड टियर आते हैं, वो एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्सोलीट होती जाती है। तो हमने उस ऑब्सोलेंस का या उस वेयर एंड टियर का या उसको यूज करने का जो मेरा खर्चा है, मुझे उसको प्रोवाइड फॉर करना पड़ता है, तो मैं उसको डेप्रिसिएशन फॉर्म में प्रोवाइड करता हूँ। सो व्हेन आई टॉक अबाउट नेट इन्वेस्टमेंट, सो नेट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट जो मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करी है माइनस उसके अंदर से मैंने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है। तो मान लीजिए अगर मैंने एक साल में 50 लैपटॉप एक्स्ट्रा खरीदे हैं, तो वो 50 लैपटॉप मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो 50 लैपटॉप प्लस जो मेरे पास पहले से लैपटॉप पड़े हैं वो मैंने यूज भी तो की है, तो उनके ऊपर जो मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से अगर माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आती है, वी गेट दी नेट इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। जो तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आता है कि डिफरेंस क्या है एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक नियो क्लासिकल इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या कहता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नियो क्लासिकल इन्वेस्टमेंट फंक्शन, बेसिकली ये क्लासिकल थॉट ही है बट विद अ न्यू आउट। सो न्यू क्लासिकल इन्वेस्टमेंट फंक्शन ये बोलता है कि जो भी आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है वो क्यों होती है। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ आपके पास इनकम कितनी आ रही है प्लस आपकी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट क्या है। जनरली इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशनशिप है वो आपकी इनकम से एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दैट इज आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, लॉजिकल है। दूसरा, जो हमारा इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट कम होता है वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। अब इसका रीजन क्या है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है उसको समझने के लिए हमें एक नियो क्लासिकल इन्वेस्टमेंट फंक्शन समझना पड़ेगा। क्या कहता है कि भाई किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो दो फंक्शन की वजह से हो रही है। एक फंक्शन है इनकम का, इनकम बढ़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, सो वाई इज योर इनकम। और जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका आई का। आई होता है आपकी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट क्या है कैपिटल को अवेल करने की, कैपिटल को यूज करने के लिए जो खर्चा है वो इंटरेस्ट रेट का खर्चा है। जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट कम होगा वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। हालांकि आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो कि ऐसा क्यों है, नेगेटिव रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट के साथ, लेकिन हम इसको आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज आता है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बाय आइदर चेंज इन योर इनकम, हम इसको सिंपली बोल सकते हैं इंक्रीज इन इनकम, दैट इज वाई, और डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट आई। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट हमने कराई है क्यों कि या तो हमारी इनकम बढ़ गई है या हमारा इंटरेस्ट रेट कम गया है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड, अब ये जो ऑटोनोमस शब्द है ये हम बहुत टाइम से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही पढ़ते आए हैं। सो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है कि अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है अदर देन इनकम एंड द इंटरेस्ट रेट,
इसकी वजह से अगर हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज आता है तो हम उसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नाउ अगेन रिकॉल, जब हम अपने नेशनल इनकम की डिस्कशन कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि नेशनल इनकम की डिस्कशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस है। इसका रीजन क्या था? नेशनल इनकम इज योर वाई। तो हम ये बोलते थे कि भाई हम अगर वाई को छोड़ दिया, अगर वाई का मेरी इन्वेस्टमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गई ना। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर इसलिए हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मान के चलते थे, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये थी कि इनकम में चेंज ना होने के बावजूद या इंटरेस्ट रेट में चेंज ना होने के बावजूद भी अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब देयर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व। अब वो अदर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? हालांकि ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत सारे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि भाई ये इनकम और इंटरेस्ट रेट फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि ये फैक्टर्स आउटसाइड है। तो आपको याद होगा इनको हम एक्सोजीनियस फैक्टर्स भी बोलते थे, एक्सोजीनियस इन्वेस्टमेंट भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि दीज फैक्टर्स आर आउटसाइड माय इनकम एंड माय इंटरेस्ट रेट। तो ये क्या है कि मान लीजिए आप जिस प्रोडक्शन टेक्निक को यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्शन टेक्निक के अंदर इनोवेशन आ गया, या आपकी कंट्री के अंदर या आपके नेशन के अंदर कोई नया रॉ मटेरियल आपको मिल गया, देयर इज अ न्यू रॉ मटेरियल। या तीसरा, देयर इज एनी न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट है, जैसे 5G है, आने वाले टाइम पे 6G होगा, तो वो क्या है? एक नया प्रोडक्ट है ना। उसके बाद एक नई मार्केट आपने डिस्कवर कर ली, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज है जो कि धीरे धीरे एक कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल के थोड़ा इकोनॉमी की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो वो नई मार्केट डेवलप हो रही है पूरे वर्ल्ड की नई कंपनीज के लिए। सो ये वो फैक्टर्स है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को पुश करते हैं। अब मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई नई मार्केट डिस्कवर होती है, कोई ऐसा गांव है जिसके लोगों की इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अब वो गाड़ियां डिमांड कर रहे हैं, अब वो सेलफोन डिमांड कर रहे हैं, अब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट डिमांड कर रहे हैं। तो क्या आपने क्या देखा कि भाई क्योंकि एक नई मार्केट डिस्कवर हो गई है तो आपने अपनी इनकम लेवल को ध्यान नहीं दिया, आपने मार्केट में इंटरेस्ट रेट को ध्यान नहीं दिया, आपने जबरदस्त एक नई मार्केट डिस्कवर होने की वजह से एक फैक्ट्री सेटअप कर दी। तो इन फैक्टर्स की वजह से जहां बोले इनकम और इंटरेस्ट रेट के अलावा जो फैक्टर्स मेरी इन्वेस्टमेंट को अगर पुश करते हैं तो वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोजीनियस इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि वो आता है एक्सोजीनियस फैक्टर्स, फैक्टर्स व्हिच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ माय इनकम एंड द इंटरेस्ट रेट। अब फॉर वी एंड टुडेस क्लास एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारी थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर हमने ब्रॉडली क्या चीज कवर कर, या व्हाई वी हैव टू स्टडी थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट एट ऑल। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो कैपिटल डिमांड में है, कैपिटल का डिमांड से हमारा मतलब है जो भी हमारे फैक्ट्री यूनिट्स हैं, जो भी हमारे प्रोड्यूसर फर्म्स हैं, वो जब भी मार्केट में जाके बैंक से पैसा डिमांड करते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कैपिटल डिमांड कर रहे हैं, कि लोन की डिमांड कर रहे हैं, क्रेडिट की डिमांड कर रहे हैं। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल डिमांड और जो उसके डिटर्मिनेंट्स हैं, इनके रिलेशनशिप की स्टडी ही आप ये बोल सकते हैं कि थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। दैट हाउ कैपिटल डिमांड एंड इट डिटर्मिनेंट दे रिलेट टू ईच अदर और हाउ दे बिहेव इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। जब भी हम कैपिटल डिमांड की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल डिमांड क्या है, आप इसको सिंपली ये समझ सकते हैं कि दो फैक्ट्री यूनिट्स बैंक से जाके या मार्केट से जाके क्रेडिट की डिमांड करते हैं, वो करती क्यों है? व्हाई दे नीड कैपिटल? क्योंकि वो कैपिटल यूज करती है किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर लगाने के लिए। प्रोडक्टिव एक्टिविटी का मतलब क्या है? वो कोई फैक्ट्री सेटअप करेगी, वो कोई मशीनरी परचेज करेगी, वो कोई एक नया ऑफिस ओपन करेगी, या वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, और उन सर्विसेज या फैक्ट्रीज में वो गुड्स प्रोड्यूस करके कुछ कमाएगी, एक यील्ड जनरेट करेगी, और उस यील्ड से उनको क्या मिलेगा? एक रिटर्न, यील्ड अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम। आई थिंक दैट इज द पर्पस फॉर एनी बिजनेस ओनर कि वो मार्केट से लोन लेगा, किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाएगा, और फिर उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कुछ यील्ड जनरेट करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये जो कैपिटल डिमांड है, इस कैपिटल डिमांड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इसको यूज करने की एक कॉस्ट है। आप समझ लोगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ? जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको वो लोन मिल तो जाता है, फिर आप उस लोन को यूज करिए कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, लेकिन उस लोन को यूज करने का एक कॉस्ट है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। अब आपको समझ जाइए, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है तो इसका मतलब कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी, क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी, कि फिर ज्यादा लोग, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट कम किया तो वो ज्यादा पैसा लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उस पैसे को यूज करने की कॉस्ट है जिसको हम इंटरेस्ट रेट बोल रहे हैं, वो इंटरेस्ट रेट कम। क्योंकि जो हमारे फर्म्स वगैरह हैं, जो भी हमारे बिजनेस ओनर्स हैं, वो क्या है? फर्म्स आर प्रॉफिट सीकिंग। वो वहां जाते हैं जहां पे प्रॉफिट है, और उनका मोटिव क्या होता है? उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो यू कैन से दैट दे आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स। वो वहां जाएंगे जहां पे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल का इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो वो दे विल डिमांड मोर कैपिटल. द होल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज आंसर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाउ फर्म्स बिहेव या डिसाइड बिटवीन या ऑन दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. क्योंकि याद रखिए, कोई भी फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं छोड़ सकती. तो वो एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल के बीच में कैसे डिसाइड करती है जो भी वो अपना कैपिटल यूज कर रही है. हाउ डज अ फर्म डिसाइड कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करे जो भी उसके पास कैपिटल स्टॉक अवेलेबल है. और इसको निकालने के लिए ब्रॉडली दो तरीके यहाँ पे कवर करते हैं. एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और दूसरा है एमईसी, उसका बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. ये दोनों के दोनों मेथड हम अपने आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. बट आई जस्ट थॉट कि आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर हम वो पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने का रीजन क्या है और उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे आपके. हालांकि बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम इसके अंदर कवर करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मार्केटिंग सब्जेक्ट, देन आई हैव अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.